देखो अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशन इतनी मैटर नहीं करती जितनी बिजनेस स्टडीज में करती है, लेकिन अपन तो टॉपर है ना, हमें तो वो 40/40 वाला इंप्रेशन छोड़ के आना है। तो देखो जो छोटी मोटी चीजें उनके बारे में आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एंड अपनी आंसर शीट को कितना सुंदर बनाना है उसको आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक और छोटी सी दिक्कत जो सीबीएसई ने क्रिएट कर दिया कि भाई हम ना तुम्हें जर्नल और लेजर एडवांस में बना के दे देंगे, उनके हिसाब से उन्होंने तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए काम किया, बट दैट्स नॉट द केस। आई सी दिक्कत ही है यार एट द एंड, बट अब है तो है एंड लेट्स सी हाउ विल डील दिस। हमारे पास बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एग्जामिनर के कंफर्ट को ध्यान में रखना है, एग्जामिनर के लिए चीजें बहुत आसान बना देना। उसी के हिसाब से अटेम्प्टेड कंप्लीट सैंपल पेपर, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था मैंने उठाया एंड मैंने तुम्हारी आंसर शीट जैसे आएगी उसको प्रिंट करवाया, उस पर सॉल्व किया। स्कैन कॉपीज यहाँ दिख जाएंगी साथ साथ जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एंड पूरी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए इस नए सिस्टम में, जहां मैं तुम्हारी जर्नल और लेजर वाली चीज का भी ध्यान रखूं एंड नॉर्मल तुम अकाउंट्स का पेपर कितना साफ सुथरा कर सकते हो। लेट्स देखो, सबसे पहले बिफोर शोइंग यू द आंसर शीट मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जितना हो सके स्पेस छोड़ो, खुला खुला करो, दैट्स ओके, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज, जब लेस वाली बात आ रही है, कुछ टोटल मार रहे हो, वहां कुछ भी माइनस हो रहा है तो माइनस के आसपास ब्रैकेट्स लगाओ ताकि शो हो जाए दूर से ही वो माइनस है। तीसरी चीज, मेक इट अलाइंड। अलाइंड से मतलब है इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जहां साफ साफ दूर से दिख जाए कि हाँ यार बहुत ही सिमटा हुआ सा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में इसने सब कुछ प्रेजेंट किया है, मैं जब दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। चौथी चीज, हाईलाइट द मेन आंसर। जो भी आंसर है उसके अंदर में जो एक वन वर्ड आंसर आ रहा है, अमाउंट आ रही है, उसको हाईलाइट जरूर करके आना। पांचवी चीज, जब भी तुम लिख रहे हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, तो उसके स्टार्टिंग में एज एट डेट या फिर फॉर द ईयर एंडेड डेट वो जरूर लिखना है, ठीक है। राइट, लेजर के ऊपर डेबिट क्रेडिट कॉर्नर्स में अमाउंट लिखनी है, अमाउंट के ब्रैकेट में रुपी का सिंबल जरूर डाल देना, ठीक है। उसके बाद खाली कॉलम्स कभी मत भूलना, जिस तरह से लेजर फोलियो का कॉलम होता है, चलो जर्नल बनी बनाई आ जाएगी, बट जहां भी जो भी खाली कॉलम्स है उनको नहीं भूलना, फॉर्मेट्स हमें याद रखने हैं। डोंट जैसे हमारा वो था कॉमन साइज और कंपैरेटिव, उसके अंदर एक नोट नंबर का कॉलम बनता है, वो भूलना नहीं है, वो हमें बनाना है। नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना, नरेशंस लिखना कभी भी मत भूलना, एंड अगर एंड में टाइम बचे तो जर्नल एंट्रीज के बाद लाइन जरूर मार देना, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। अब आते हैं हम आंसर शीट पे। देखो मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले पार्ट ए बताया, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा, हमने बताया कि यार हमें पता है मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद इस केस में क्या होगा, एक टेबल बनाई, जो भी था प्लस माइनस के एंड एक आंसर आ गया 13 लाख रुपीज, विच इज क्लियरली हाईलाइटेड नीचे डबल अंडरलाइन से, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाए, ठीक है। उसका गोइंग टू आंसर 2 जो कि है एक डिफरेंशिएशन, उसके अंदर मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बनाया एंड 2 मेन चीजें लिखी, उसको 2 पॉइंट जो उसने मांगे उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया, एंड कोशिश करना जहां तक पॉसिबल हो पाए तुम स्केल से ही लाइंस खींचना, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, मेक्स सेंस। अब जो आंसर नंबर 3 है, दैट कैरीज अ जर्नल एंट्री, और जर्नल का कॉलम हमें बना हुआ मिला है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहां सीधा कूद गए और वहां लिख दिया आंसर नंबर 3, हम सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। हमने आंसर 1 लिखा, आंसर 2 लिखा, आंसर 3 लिखेंगे एंड उसके नीचे लिखेंगे रेफर टू पेज नंबर 17, ताकि उसको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यार इसका आंसर पेज नंबर 17 पे है। जब वो घूम के पेज नंबर 17 पे जाए तो पेज नंबर 17 पे उसे बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ मिले, रेफर्ड फ्रॉम पेज नंबर 2 आंसर नंबर 3, दोनों साइड से हमने क्रॉस चेकिंग कर दी। अब यहाँ जो भी जर्नल एंट्री थी हमने पास कर दी, लिख दी, नरेशन लिखना नहीं भूलना, एंड इसका एक वर्किंग नोट भी दिखाना था। अब हमारी मर्जी, हम चाहे तो वर्किंग नोट वहां पीछे दिखा दे, लेकिन यह एक ही एंट्री थी और नीचे जगह बच गई है, तो मैंने यही वर्किंग नोट दिखा दिया। एग्जामिनर के कंफर्ट को ध्यान में रखो, अगर यहाँ 2 या 3 एंट्री होती और पेज पूरा भर जाता तो हम पीछे भी वर्किंग नोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ एक ही एंट्री थी, यहाँ जगह बची हुई तो मैंने यहाँ कर दी, मेक सेंस। अब मूविंग बैक, हमने आंसर 3 लिखा, आंसर 3 के जस्ट बाद वहीं से शुरू होगा आंसर नंबर 4, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, तो ये लिखो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो मैंने अमाउंट के साइड में रुपी लिखा है, ठीक है। अब मैंने जर्नल फंड लिखा, उसमें ऐड किया, बुक्स एंड जर्नल फंड ऐड किया, जो भी है ऐड लेस। अब इसमें इंडेंटेशन देखो कि कितना अलाइन चल रहा है, ऐड वाला कॉलम थोड़ा सा पीछे है, उसके आगे जो चीज हो रही है वो उसके थोड़ा सा गैप छोड़ के आगे। अगर तुमने नोट मेकिंग की हो इंग्लिश में, तो जिस तरह से बुलेट्स आते हैं, बुलेट्स के थोड़ा सा आगे सब बुलेट्स आते हैं, उनके थोड़ा सा और आगे सब बुलेट्स आते हैं, उस तरह से चलना है। एक मुझसे यहाँ गलती हुई, ऐड डोनेशंस फॉर बुक एंड जर्नल्स 20,000 था, लेकिन जब तक मैंने पूरा लिखा आगे 20,000 लिखने की जगह नहीं बची, तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, वो भीड़ इस जगह में 20,000 घुसा देंगे, कोई फायदा नहीं है। वहां अगर एग्जामिनर को समझ आए तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, और मैं अब इसको कट भी नहीं कर सकता, बहुत बेकार लगेगा, मतलब ऑलरेडी मैं नीचे का लिख चुका हूं, जगह भी नहीं बची इतनी, तो मैंने जर्नल्स के नीचे वहां 20,000 दिया, जो कि ऑब्वियसली क्लियरली दिख भी रहा है एंड उसको पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, और उसके नीचे से तुम शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखो 4.5 लाख था, 20,000 था, 28,000 था, दे ऑल आर अलाइंड, उनको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है, कूल, मेक्स सेंस। ये पूरा बनाया, इसके नीचे 2 वर्किंग नोट्स थे, मैंने यहीं कह दिए, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद जो आंसर नंबर 5 है, दैट इज अ ब्लेंड। यहाँ पे तुम्हें कुछ तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन दिखाना है, प्लस उसके बाद कुछ जर्नल
जर्नल एंट्रीज है। देखो जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने साफ साफ कर दिया, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने निकाल दिया, 7500 उसको डब्बे में हाईलाइट कर दिया। अब देखो मैंने कितना खुला खुला लिखा है, पेजेस की कंजूसी करनी नहीं है, जितना खुला लिख सकते हो लिखो। उसके बाद पार्ट 2 है, फॉर जर्नल एंट्री प्लीज रेफर पेज नंबर 18। अब मैंने उसको पेज नंबर 18 पे भेज दिया, वो पेज नंबर 18 पे जाएगा, अभी के भी चेक करेगा एंड तुम्हें यही कहीं मार्क्स अलॉट दे देगा, ना कुछ मिस होगा ना कोई दिक्कत होगी। पेज नंबर 18 पे क्या लिखा है, आंसर नंबर 5, पार्ट 1 रेफर टू पेज नंबर 4 एंड पार्ट 2 इज हियर। ये मैंने जर्नल एंट्री दे दी। इस जर्नल एंट्री की कोई वर्किंग नोट्स थी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन नरेशन लिखनी जरूरी है, नरेशन लिखनी मत भूल जाना। ओके, मूविंग अहेड, आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 के अंदर क्या था, आंसर नंबर 6 कंटेन्स जर्नल एंट्री एंड अ बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट पार्ट इज प्रेजेंटेड हियर, फॉर जर्नल एंट्री प्लीज रेफर पेज नंबर 19। मैंने यहां बैलेंस शीट दिखा दी, बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड ब्रैकेट में करके एंड एक्सट्रैक्ट। अब ये किस डेट को बन रही है हमें पता नहीं, तो हम एज एट नहीं लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट नंबर बनाया मैंने, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दी एंड उसके बाद मुझे यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने थे आई गेस, हाँ नोट्स टू अकाउंट्स भी थी तो मैंने नोट्स टू अकाउंट्स भी दिखा दिए। उसके बाद मैंने एक बार फिर से फॉर कवरेज लिख दिया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कंटेन्स जर्नल एंट्रीज विल बी फाउंड ऑन पेज नंबर 19। कितना ऑर्गेनाइज सा लग रहा है, एग्जामिनर को चेक करने में कितना मजा आएगा। पेज नंबर 19 पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे मैंने इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर दी है, ठीक है। जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्रीज हैं, उसके ऊपर लिखा आंसर 6 कंटिन्यूड फ्रॉम पेज नंबर 6। दोनों जर्नल एंट्रीज के बीच में लाइन मारनी है, नरेशन जरूर लिखनी है, नरेशन कहीं मत भूल जाना वरना नरेशन का हाफ मार्क सीधा उड़ता है, ठीक है। आंसर नंबर 6 हमारा हो चुका है अब कंप्लीट। अब आंसर नंबर 7 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिस आंसर कैरीज लेजर अकाउंट्स एंड दस इज सॉल्व्ड ऑन पेज नंबर 25 ऑनवर्ड्स, ठीक है। पेज नंबर 25 पे भेज दिया मैंने। अब वहां जाके मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना दिया, लेकिन सीबीएसई ने पंगा तो खेल लिया, भाई लेजर दे देंगे लेजर देंगे, लेकिन जब पार्टनर कैपिटल की बात आएगी तो मुझे 3 कॉलम चाहिए या 2 कॉलम चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, तब तो मुझे अपनी नॉर्मल पेज पे बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने पहले ये लिखा एंड इसको वहां भेज दिया। जब मैं वहां गया, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, तब मुझे रियलाइज होता है भाई कि अब यहां मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बना ही नहीं सकता, है ना। तुम खुद ही बात रियलाइज करोगे यार, लेजर दी हुई है हमें, ओके दैट्स फाइन, दैट्स कूल, मेक्स सेंस। हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, लिखा कैरी फ्रॉम पेज नंबर 7 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सब कुछ किया, गिनी बिनी मिनी का किया। एंड ऑल्सो जब तुम कटिंग करो तो सिंपल स्ट्रेट लाइन कटिंग होनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं करना, ठीक है, गंद नहीं मारना उसका, सिंपल स्ट्रेट लाइन कटिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सब कुछ किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां तो मैं बना नहीं सकता, तो मैं लिख दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट फाउंड ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन शुरू हुआ था। अब मैंने कहा वी हैव मेड रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन पेज नंबर 25 बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हियर, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अब तुम कहोगे भैया इतने नखरे कौन करता है, इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों, 40 बाय 40 टॉपर वाला इंप्रेशन, सब कुछ सोफिस्टिकेटेड, एग्जामिनर का कंफर्ट, ये सब हमें देखना है। वो इसके बिना भी 40 दे देगा, इसके कोई नंबर नहीं काट रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, पर हम अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अब यहां तो बन नहीं सकता, तो यहां छोटा सा करो क्रॉस, पीटीओ लिखो प्लीज टर्न ओवर एंड अगले पेज पे तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, पर्टिकुलर्स गिनी बिनी मिनी, पर्टिकुलर्स गिनी बिनी मिनी। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, अगर हम लाइन मारने में थोड़ी गलती कर दें तो पेज को फोल्ड करो एंड आंसर शीट को हाफ पे ले आओ, यहां जो हाफ वाला इंप्रेशन आता है उसका फोल्डेड का, वहां सेंटर लाइन खींचो एंड उसके अराउंड 2 चीजें बना दो। अब आंसर 8 और आंसर 9 मैंने प्रेजेंट नहीं किए हैं जस्ट बिकॉज एक जर्नल एंट्री का होने वाला है, तो यहां आंसर 8 लिखो, रेफर टू पेज नंबर, वहां सारी जर्नल एंट्रीज कर दो एंड आंसर 9 सेम वे लेजर बनेगी, वहां रेफर कर दो, लिख दो, दैट्स इट। काफी सिंपल है, तो इसलिए मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट और अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मेक सेंस, ओके। अब आता है पार्ट बी में, ऊपर लिखा बड़ा पार्ट बी, ऑप्शन नंबर 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर तुम ऑप्शन 2 करो तो लिखो मैं ऑप्शन 2 कर रहा हूं, सब कुछ सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पेपर उल्टा भी शुरू करते हो उल्टा कर दो, लेकिन यहां पे जो लाइन रूल्ड पेजेस हैं वहां पे आंसर एक ऑर्डर में चलने चाहिए, चाहे 12 से 1 जाए चाहे 1 से 12 जाए, और जो यहां नहीं है साफ साफ लिखो रेफर टू पेज नंबर दिस, ठीक है। अब आंसर नंबर 10 में 2 चीजें थी, आउटफ्लो और नो फ्लो, कोशिश करो पूरे सेंटेंसेस लिखो। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट वुड लीड टू आउटफ्लो कैपिटल में एंड अंडरलाइन, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट वुड लीड टू नो फ्लो अंडरलाइन एंड कैपिटल में। आंसर नंबर 11 है द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मेड ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 10। 9 पे हूं मैं, 10 पे मैंने बना दी। अब वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ये रही तुम्हारे सामने, ऊपर साफ साफ लिखा है कि किस ईयर के लिए बन रही है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डेट, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ABCD। अब अगर तुम्हें ये सब नहीं आता कितना ढंग से करना, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई 6 मिनट की, जाके देख लेना, मैंने पूरा समझा दिया था एंड ये सारा कुछ प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने आंसर है, बहुत सिंपल चीज है। अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आराधना लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग इतने पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। इसके लिए मैं गोल्डन टिप देता हूं, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन आती 2 पेजेस का फॉर्मेट बना लेना, 2 पेजेस का फॉर्मेट बना। अच्छा मैं एक चीज भूल गया, अमाउंट के आगे ब्रैकेट में रुपी का साइन जरूर डाल देना, 2 पेजेस का फॉर्मेट बनाना, क्योंकि तुम्हें पता है 2 पेज तो आंसर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पहले आराम से स्केल और पेन उठा के फॉर्मेट बना लो, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठो। अब यहां देखो बात आती है इंडेंटेशन। सबसे पहले लेफ्ट से जुड़ा है कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये पूरी जगह उसका खाली बच रही है,
ध्यान से देखो, ये पूरी जगह खाली बच रही है। फिर उसके बाद जो मेजर चीजें हैं, नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट्स, ऐड, लेस, वो सब यहाँ है, और जो उसके भी सब पार्ट्स हैं वो एक गैप छोड़ के और आ गया। तो ये कितना कितना क्लीन लगता है, ताकि दूर से दिख जाए कौन सी चीज कहाँ ऐड हो रही है। जो सब पार्ट है वो यहाँ ऐड होंगे, जो सब पार्ट्स है वो यहाँ ऐड होंगे, और जो फाइनल अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो फाइनल अमाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। पूरा क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे सामने आ रहा है कितना साफ सुथरा सा किया हुआ है। यहाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने 10,000 ऊपर लिख दिया। कुछ नहीं करना, कोई पैनिक नहीं करना, बस एक स्ट्राइक करो एंड एक नीचे लिख दो, दैट्स इट। डी निकाला, नेट इंक्रीज निकाला, क्लोजिंग कैश आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन सही है। अब बात आती है अगर वर्किंग नोट्स की, तो वर्किंग नोट्स भी हम दिखा देंगे भाई। वर्किंग नोट्स हमने दिखा दी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिखा दिया, क्वेश्चन हो गया समाप्त, पेपर हो गया समाप्त। बट एक चीज, छोटी सी चीज, इसके आगे जो भी पेज बचते हैं, अब ये बिल्कुल एंड में करना, जब तुम्हें कंफर्म हो तुम्हारा पेपर पूरा हो गया, चेक वर्क हो गया, अब तुम्हें और पेजेस नहीं करने, तो सारे पेजेस पे प्लीज ऐसे पीटीओ लिख देना। कोई सेंस नहीं है इस बात की, कोई जरूरी नहीं है, किसी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, बट हाँ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मैंने जो जो किया, मैंने कुछ रूल पेजेस किए, फिर रूल पेजेस खाली छोड़ के मैं आगे जर्नल लेजर पे बढ़ा, तो वहां मेरा हक कह रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे वहां पीटीओ लिखना है, मुझे एग्जाम में जाके कंफर्ट को ध्यान रख के बताना है कि भाई ये पेज छोड़ दे, मैंने आगे किया। तो दैट वाज द कंसेप्ट भाई, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सॉर्टेड सा है। मैंने खुद सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे सेंसिबल अप्रोच मुझे लगे कि हाँ यार हम रेफर कर सकते हैं, सीरियल ऑर्डर में चलते हैं 1 से 12, कोई एग्जामिनर को दिक्कत नहीं देनी है। जहां हम वहां नहीं करें ना, जो क्वेश्चन उसको रेफर कर देंगे, चाहे वो पूरा क्वेश्चन हो, चाहे वो आधा क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने जो भी चॉइस वाले में जो अटेम्प्ट किया वो स्पेसिफिकली इसीलिए अटेम्प्ट किया ताकि तुम्हें मैं दूसरी अप्रोच भी दिखा पाऊं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। जो पूरा का पूरा लेजर है हम भेज देंगे, लेकिन जो आधा जर्नल आधा लेजर है उसको आधा करके बाकी आधा बता देंगे कि हमने वहां भेजा है। अब जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एग्जिस्टिंग लेजर में बनाने में कंफर्टेबल हो, बना दो, बट मैं नहीं था भाई, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, डिवीजन बराबर ना होती, पर्टिकुलर छोटे हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत है। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि मैं यहां बनाऊंगा तो मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है, यहां चेक कर लियो भाई। एट द एंड पर्पस है कि क्लीन हो, साफ सुथरा हो, और तुम्हारी फिगर्स बहुत ढंग से दिखे। जब भी होता है ना हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, 3-3 लेयर्स आती हैं उसके अंदर, तो हम राइटिंग बड़ी बड़ी करके चलते हैं, 0-0 मिक्स हो जाते हैं, गिन्नी बिन्नी मिन्नी के अमाउंट्स मिक्स हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। उस केस में तुम्हें अपनी राइटिंग छोटी करनी पड़ेगी। छोटी राइटिंग में भी जीरो शुड बी क्लियर, कितनी जीरो है, कहां कॉमास है, तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। ओके हाँ, तो एट द एंड बस मैं इसी नोट पे एंड करूंगा कि जितना हो सके फिगर्स को प्रेजेंटेबल बनाओ, क्लीन बनाओ, कहीं पे भी किसी फिगर में कोई कंफ्यूजन हो कि अमाउंट कितनी है, वहां दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज, खुला खुला लिखो, साफ साफ लिखो। तीसरी चीज, नरेशंस मत भूलना, पर्टिकुलर फॉर्मेट्स मत भूलना, अमाउंट के आगे रुपीज लिख देना है, छोटी छोटी बातें मैटर्स अ लॉट। ठीक है भाई, दैट्स इट, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट में बता देना, एंड चैनल कर लो फटाफट से सब्सक्राइब यहाँ टच करके, क्योंकि ऐसा बहुत सा मटेरियल आने वाला है। यहाँ टच करो और जाओ प्लेलिस्ट पे, जहाँ पूरे अकाउंट्स की तैयारी का सारा सामान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, एंड दैट्स इट भाई, थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो फैला जरूर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।